नमस्कार। सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर लेखक अक्षय कुमार जी के साथ हैं और एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे इनसे। बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है, बिहार के जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर भी हम इनसे कुछ प्रश्न का जवाब लेना चाहेंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी हम अपनी ओर से और साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 दिन पहले अखबारों में छपा कि अक्षर आंचल कोई प्रोग्राम है जिसमें प्रत्येक ज़िला में डीएम को निर्देश दिया गया है कि वहाँ दलित को, महादलित को, अति पिछड़ा को और अल्पसंख्यकों को बहाल करके अक्षर आंचल प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया जाए। सर, जो शिक्षा के पुराने व्यवस्था हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान और न जाने कितने अभियान चले, यह जो अक्षर आंचल जो है, इससे आम लोगों को, जो जिन समुदायों को शिक्षा देने की बात चल रही है, उससे कितना लाभ होगा? ये श्यामल जी, असल जो अक्षर आंचल योजना की जब आप जो चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत पुरानी योजना नहीं है, लेकिन 5 साल पहले इस तरह की योजना की चर्चा शुरू हुई थी और यह कार्यक्रम कुछ इसके बने भी थे। हम लोग चूँकि शिक्षा को अपने पूरे आंदोलन और कार्यक्रम में हम केंद्र में शुरू से ही रखते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। फिर बाद में अभी जब आप बहुत दिनों के बाद आप जब सवाल ये उठा रहे हैं, तो चूँकि पूरी तरह से जो बिहार की शिक्षा जो व्यवस्था है, वह पूरी तरह बदहाल हो गई है स्थिति उसकी। इस बदहाली की स्थिति में चूँकि जो दूसरे विपक्षी दल हैं और विपक्षी दल में के साथ साथ दूसरे जितने सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं जो शिक्षा के सवालों को लेकर काम करते हैं, उनके पास, किसी के भी पास कोई अपना कोई प्रोग्राम नहीं है अभी तक। जब हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लग सकता है कि हमारे पास तो है, उनके पास नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप पूछेंगे, जैसे अभी हमसे आप पूछ रहे हैं कि अक्षर आंचल योजना जो है, उससे बिहार की जो शिक्षाई स्थिति है और व्यवस्था है, उसमें आप क्या उम्मीद करते हैं शिक्षाई व्यवस्था में सुधार और बदलाव की? आप उनसे पूछिए, ये अक्षर योजना नहीं, आप किसी भी सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों से पूछिए कि आपके पास, जब हम कह रहे हैं कि अपनी योजना, आप शिक्षा के अधिकार की भी बात बहुत करेंगे, समान स्कूल प्रणाली की भी बात करेंगे, ये सारी बातें सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के लागू करने की बात करते हैं, उसकी विवेचना भी उनके पास नहीं। विवेचना जब हम कह रहे हैं तो आज़ादी के आंदोलन के बाद सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था संबंधी जो नीतियां बनी और कार्यक्रम शुरू हुए थे, जिसके हम बार बार कहते हैं कि 80 के दशक तक ये चीज़ें आ रही थी, जिसमें शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था की समृद्धि और उसके विस्तार की बात हो रही थी। वह उसको कमज़ोर करने के लिए आप देखेंगे कि विश्व बैंक प्रायोजित कार्यक्रम 90 से शुरू होता है। 90 से जब चीज़ें शुरू होती हैं और उसके पूर्व 80 के बाद आप देखिएगा कि साक्षरता अभियान करके चीज़ें आई, शुरू हुई। और ये चीज़ें यहाँ नहीं निर्णय होता है। साक्षरता अभियान के भी बारे में इन लोगों से पूछिए। साक्षरता तो अब विकास का जो मानक है, पैरामीटर्स हैं, उसमें सबसे पढ़े लिखे लोग, आप लोग भी बोलते हैं कि इस जिला का साक्षरता दर यह है, महिलाओं का यह है, पुरुषों का यह है, दलितों के बीच में नहीं जाते हैं।
पासमानदाओं के बीच में नहीं जाते हैं। लेकिन साक्षरता दर की बात बहुत की जाती है। साक्षरता दर का मतलब है कि अगर साक्षरता दर बढ़ा तो विकास का मानक बढ़ गया, वहाँ उस इलाके के लोग विकसित लोग, और अगर वह कम गया, घटता है, तब विकास की जो मानक है वह कमता है। ये तो अभी इस्टेब्लिश्ड है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे ही लिखने और पढ़ने बोलने लोग लगता है तो वह उसके लिए इतना धन खर्च हुआ पूरी दुनिया के अंदर। विकास के पैमाने, सोच समझ को बदलने के लिए, एक नई अवधारणा, एक नई सोच पैदा करने के लिए वो साक्षरता अभियान चला। और जो पूर्व से जो चीज़ें शिक्षा की चल आ रही थी व्यवस्था आम जनों के हित में, उसके सोच समझ को बदलने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो आप बात कहें, और सर्व शिक्षा अभियान की जब बात आप कर रहे कीजिएगा तो अब तो वो भी लुप्त हो गया। 90 के बाद आते आते हम उसको थोड़ी सी चर्चा एक दिन आपसे हम किए थे। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान लागू हो इसके पहले 1 दशक डीपीईपी प्रोग्राम जिलाओं में आप देखिएगा। जिला की तो एक संरचना पूरी शिक्षा की व्यवस्था पहले से कायम है। हर प्रखंड स्तर पर उसका एक अधिकारी होता था, जिलाओं में अधिकारी होते थे, जिला स्तर के जो अधिकारी होते थे मध्य विद्यालय तक के डीएससी कहे जाते थे, और जो उच्च विद्यालय उसकी संरचना भी बढ़ गई थी। एक जिला के अंदर तो डीओ होते थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके अधीक्षक कहे जाते थे। इस तरह से एक इतनी अच्छी व्यवस्था थी। उसको जब विश्व बैंक के प्रोग्राम आते हैं, इस तरह से जब आप देखिएगा कि विश्व बैंक के शिक्षा के में सुधार के नाम पर, जो शिक्षा में सुधार के नाम पर आपको ज्ञान से दूर करने का, शिक्षा की समझ को पलट देने का कि जो साजिश चली प्रोग्राम के माध्यम से, उसमें डीपीपी प्रोग्राम था, वह तैयारी का था कि लोग उसी तरह से सोचने लगे। शिक्षक के बारे में सोच बताए थे आपको कि शिक्षक को देखने, समझने, उसके योग्यता के बारे में सारी चीज़ें कैसे उलट पलट हुआ है, वो अब सरकारी योजनाओं से हुआ है और उसके लिए पैसे खर्च हुए हैं। या कोई भी राजनीतिक दल इसकी चर्चा आज भी नहीं करता है, और शिक्षक संगठन भी नहीं करता है। सब तिस्मार खां कॉलेज के प्रोफेसर हों, उसके नेता हों, संगठन हो, मध्य विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के नेता हैं, उस सब से पूछिए ना, उसको इसकी चिंता नहीं है। बस उसको वेतनमान और सेवा शर्त, उसको घर में पदस्थापन, और सब कुछ लूट गया। शिक्षकों का तो लूटा ही, हम लोगों के बच्चे जो अब पढ़ते हैं उनके भाषा के स्तर की बात है, उसके ज्ञान की समझदारी, समझने की जो प्रक्रिया और पद्धति है शास्त्रीय, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। इसी में ये सब जब चीज़ें स्थापित हो गई, डीपीपी 90 के बाद से जब चला, 2000 के बाद सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान का जब हंगामा, शोर शराबा खत्म होता है, तब सरकार को तो कुछ चाहिए, और सरकार तब तक लोगों को, जो हम लोग मतदाता अब हो गए हैं, लाभार्थी हो गए हैं, हम लोगों की तो अब सरकार और सब है नहीं। अब तो सरकार किसी जाति की होती है, किसी पार्टी की होती है, माने जेकर सब कुछ है, और उसी को किस तरह से बनाता है, वह बात को बनाए रखने के लिए अभी जो आप कह रहे हैं, लोगों से पूछिए ना कि यह जो अक्षर आंचल योजना जो है ये कब शुरू हुआ, और इसकी जो योजनाएं हैं, इसके जो कार्यक्रम हैं, वह साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक में भी बूझिए कि स्कूल से बाहरों पढ़ाई हो सकती है। स्कूल के जो समय हैं उससे अलग समय दिया जा सकता है। सरकार बहुत चिंतित है ना कि जो दलित, पिछड़े, पासमानदा बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी जो समझ है, समझदारी का जो स्तर है, वह सभी बच्चों के साथ उसका निर्माण नहीं हो पाता है, वह ग्राह्य नहीं कर पाते हैं। वह सीखने के जो उनकी जो क्षमता होती है, गरीब लोगों की, उपेक्षितों और वंचितों की, वह कम होती है। इसलिए उनको अधिक समय मास्टर साहब को देना चाहिए। जो नियमित स्कूल के समय निर्धारित हैं, उससे जब अलग वह बात के लिए
आप देखिएगा कि बहुत सारे ब्रिज कोर्स के नाम पर तरह तरह के उत्प्रेरण केंद्र और कौन कौन उत्थान केंद्र, ये नाटक जो हुआ है, इस सब को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में गए, हम हाई कोर्ट में गए, और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी और होते होते तब भी माहौल बन गया कि शिक्षा को अब हम किस तरह से देखते हैं। शिक्षा को अब हम व्यक्तिगत मामला पूछते हैं, अब सामाजिक प्रबंधन का मामला नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि पटना शहर के अंदर केंद्र में, हम कंकड़बाग में रहते हैं हम लोग, इसका 3 जो वार्ड है, 45, 44 और 35 में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं। वहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है उससे और वार्ड काउंसिलर का कोई रिश्ता नहीं। वार्ड काउंसिलर भी अब साफ सफाई का झाड़ू देने वाले का वो बेचारा पहरेदार हो गया है, और वो भी खुश है। हम जब सबसे पहले जब यहाँ विकास के नाम पर शहरी सौंदर्यीकरण की योजना आई थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, वो कांग्रेस के ज़माने में ही वर्ल्ड बैंक से जो लोन आया था कर्जा शहरों के सौंदर्यीकरण का, तो शहरों के सौंदर्यीकरण का जो वो प्रोजेक्ट आया था, तब हमको उस समय बहुत एक्टिव थे सचिवालय में भी, और अधिकारियों के साथ जो वहाँ बड़े लोग रहते थे, कभी कभी जा कर के बैठते थे। तो सबसे पहले हमको लगा, देखे कि अच्छा ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये सब विकास में बहुत बाधक होता है। बाधक कि उसके अधिकार थे कि हमारे कार्य क्षेत्र में पंचायती राज्य है, नगर निकाय का कार्य क्षेत्र है, जैसे वार्ड काउंसिलर्स जो होते हैं, कि उनके कार्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी जो भी योजनाएं चलेंगी उसमें उनकी भागीदारी होगी। माने उसकी उनसे राय सलाह, उसके नियंत्रण, उसके माने सारी चीज़ों में उनका स्टेक था। और यह काम जैसे ही जब वह आया शहरी विकास के सौंदर्यीकरण की योजना, तो पहला काम उसने कहा, यहाँ के राजनीतिक दल और यहाँ के जो प्रशासकीय व्यवस्था, चीफ सेक्रेटरी से लेके विभागीय जितने सचिव होते हैं, सब बड़े पढ़े, सब चुनिंदा क्रीम हैं, पढ़ा लिखल ज्ञानी जो IAS होता है, वो सब मिल कर के कहा कि यही बाधक है, इसके पावर को कर्टेल करो, कम करो, और स्वच्छंद योजनाएं ऊपर से लागू चलेंगी। जब आप देखिएगा कि उसके परिणाम को आप आज देखिएगा कि हम जब घूम रहे थे इधर अपने ये क्षेत्र के शिक्षाई और स्वास्थ्य की स्थिति को देखने के लिए, कि यहाँ बरसों से 70 से जहाँ 2 कमरे का विद्यालय है, वो 2 ही कमरे का है, उस विद्यालय के मरम्मती के लिए उसका छत गिर रहा था छूट छूट करके, क्योंकि पुराना भवन है, आज से कम 30-40 साल पहले का बना हुआ, कैसे बनता है सरकारी भवन, उस पर समय बर्बाद करना है। तो जब गिर रहा था तो उसके मरम्मती के नाम पर कहीं विद्यालय में 4 लाख, कहीं 5 लाख रुपए आए। हम जब काउंसिलर से पूछ रहे थे, स्कूल में गए, स्कूल में शिक्षक से पूछे कि अच्छा ये जो हम 10 साल पहले गए थे वही 2 कमरा है और स्थिति भी आपकी, तो ना सर इधर तो मरम्मती हुआ है। हम कहे किसे, तो उस कितना का बजट था, ये सर हम डिटेल नहीं बता सकते हैं। वो तो हम कहे कि अच्छा काउंसिलर, ना काउंसिलर को कुछ पता नहीं ना है सर, काउंसिलर इसमें इसको नहीं है, से ऊपर ही से आता है, ऊपर ही से आता है सर। वो सब DO और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं ना, वो लोग योजना बनाए हैं सर, वही बनाए हैं, रंग पुताया हुआ है, अच्छा रोड जो था उसको जो ढक दिया गया है। हम कहे कि अच्छा वो अब काउंसिलर ख़त्म, मास्टर ख़त्म, जहाँ बेचारा रहता है जिसके सर पर वो गिरने वाला है वो भी ख़त्म, पैसा तो आ गया है और बन गया, और वो कहता है किसी विद्यालय में 5 लाख, किसी में 4.5 लाख, किसी में 5.5 लाख, माने इस तरह से अभी। और इसका आंकलन कौन करेगा, इसका समीक्षा कौन करेगा? और ये सारे पैसे निकल गए और सबका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी हो गया होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं इसकी चर्चा कि आपकी जो योजनाएं हैं इससे भी हल्की योजना है, या तो पूरा सेक्रेटेरिएट में जो निदेशालय है, इसके अलग निदेशालय, अनौपचारिक जो शिक्षा के केंद्र हैं, वो योजनाएं वहाँ बनती हैं और अपने अनुसार जो सत्ता पक्ष है
उसके जो लोग हैं उनके मांग के आधार पर यो जिलाओं में योजनाएं जाएंगी, और अपने जो लोग होते हैं उनके जिलाओं में जो अभी करता हैं, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता को आप लोग बदनाम मत कीजिए हमारे जैसे आदमी के सामने कि हम भी कार्यकर्ता हैं, हम एजेंटी नहीं करते हैं। कार्यकर्ता तो अभी करता है ना बेचारा, इसलिए आगे पीछे राजनीतिक दलों में, कुछ दलों को छोड़ करके कुछ दल आज भी हैं तो उसको पते नहीं है, वो बकलोल है। ये बकलोल कहने में हमको कोई परहेज नहीं। उससे पूछिए ना कि ये सब होता है जी, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये अच्छा है जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, शुरुए से ऐसे ही बोलते रहे हैं। अरे हम शुरू से बोलते रहे तो अच्छा है जी, आज कहाँ हैं समझदारी के स्तर पर, काम के स्तर पर, और तुम जो समाज के लिए काम कर रहे थे तुमको अभी कोई पूछबो नहीं करता है, हमसे बतियाने का हिम्मत नहीं करता है। जो बहुत तेगवा बहादुर क्रांतिकारी जो लोग हैं, बड़ी ईमानदार और प्रतिबद्ध हैं, उनके ईमानदारी प्रतिबद्धता का हाल यह है कि उनके क्षेत्र में, उनके प्रखंड, उनके ज़िला में अक्षर आंचल योजना का क्या हाल है, कब से शुरू हुआ, इसमें कौन काम करता है, काम करने वाले को क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सारे सवाल उन नेताओं से कार्यकर्ता से पूछिए जो बहुत प्रतिबद्ध हैं, जो रोज़ धरना प्रदर्शन करके निकलते हैं। तो एक तो यह कि यह पूरी तरह से राज्य सत्ता अपने मतदाताओं के गोलबंदी का यह कार्यक्रम है। इससे न विकास को लेना देना है, न शिक्षा को लेना देना है। शिक्षा को अगर लेना देना रहता तब आज जो बता रहे हैं कि अभी पटना शहर के अंदर प्रमुख जगहों में, यह कोई जो बाईपास उस पार का मोहल्ला का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और दानापुर और सिटी के उस किनारे का नहीं, केंद्र में जो सब क्षेत्र है वहाँ किसी वार्ड के जो इलाके हैं वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय नहीं, वहाँ मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय की क्या चर्चा कीजिएगा। कुछ में अगर है तो वो जो पुराना दादा आदम का जो 2 कमरा का ये है, और सारे जो लोग होते हैं। अब एक और हमको, जब आप अक्षर आंचल योजना की जब बात कर रहे हैं तो स्लम्स जो बस्तियां हैं, आप देखे होंगे, आप तो काम बहुत करते हैं ज़मीनी स्तर पर, तो स्लम जो बस्तियां हैं उसको टारगेट करना अक्षर आंचल योजना का ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, सत्ताधारी दल समझता है कि वही एक गरीब जो लोग हैं उसको रोज़ बेचारा को 150 रुपया पर भी, चूँकि अभी भी आशा कार्यकर्ता को कितना मिलता है, क्या मिलता है, और संगठन करता और वो किस तरह से भूखा नंगा की लड़ाई को वह क्रिएट करता है, निर्मित करता है, उसके जीवन के जो अस्थाई समाधान की जो नीतियां हैं शिक्षा में, उसकी चर्चा नहीं करता है। लेकिन जैसे आशा के करता है, वह शहरों के अंदर जो स्लम बस्तियां हैं उसमें इन योजनाओं को आधार बनाता है सब, और बनाएगा, और उसको लेकर के जो लोग हैं उनको कुछ मिल जाता है। और चुनाव का अब समय आ गया, तो इतने समय में उस योजना के माध्यम से एक नए तरह की गोलबंदी हो सकती है, और उस गोलबंदी में संगठित करना लोगों को, और शिक्षा के बारे में भ्रम पैदा करना नए किस्म का, कि सरकार तो चाहती ही है, और ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी नया प्रोग्राम फिर शुरू हो गया है। वह चूँकि वह इसलिए भ्रम स्थापित और प्रभावकारी होता है कि पहले से किसी भी वार्ड के अंदर, वार्ड काउंसलर तो नहीं कहेगा, वार्ड काउंसलर तो अपना जो सफाई का जो उसका काम है एकमात्र, वह सफाई करने वाला अब मैनेजर हो गया है, और कुछ नहीं है वार्ड काउंसलर। उसके यहाँ सुबह में जाइए ना, आज हम गए थे, हम 2 वार्ड काउंसलर के ऑफिस के पास गए, तो हमको एगो जी हाँ जो परिचित लोग थे वो लोग नहीं थे, हाँ कहाँ आए हैं, किस अथी में, कहाँ कुछ मैंने कुछ सवाल है कहा, हम कहे क्या, मैंने बोलिए, तब ना अभी भेज देंगे, अभी मैंने नोट करवा दीजिए, वहाँ आदमी जाएगा। तो अब तो यही इतना खाली काम है। अब तो वहाँ एक दिन इधर लगातार हम जा रहे हैं तो कहा कि अब तो सर फर्मों भरे वाला जो वृद्धा पेंशन और दूसरे तरह की कल्याणकारी जो योजनाएं चली हैं, सरकार बहुत सर चिंतित है न गरीब के लिए, सबको ऑनलाइन न कर दिया है। तो फर्मों भरने का जो ये था, सरकार भी एक से एक पर एक 11,
तो लगता है कि इससे अच्छा इस नाम पर फार्म भरना है और फार्म की अनुशंसा करने में भी कुछ लेन देन और कुछ यहाँ भी गड़बड़, तो हम तो भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। तो ऑनलाइन करो और ऑनलाइन करो, और अब भ्रष्टाचार की जो प्रकृति और प्रक्रिया थी वह केंद्रीकृत हो गई है कि हर जगह नहीं, दिखेगा नहीं। जब आप ज़मीन पर जाइएगा तब कोई फार्म भरे वाला एजेंट, पहले वृद्धावस्था पेंशन भी फार्म भरे वाला लोग कमाता था, गरीब आदमी से 10 रुपया 100 रुपया ले करके कि हमला वो भर दे हुआ जमा कर दे हुआ, तो वैसा लोग अब नहीं आपको मिलेगा। चूँकि सरकार तो एकदम ट्रांसपेरेंसी अब है भाई, पारदर्शिता है ऑनलाइन। अब उसको फार्म भरना है जिसको बेचारा को फ़ोनो नहीं है, फ़ोन है तो ऐसा है जिससे उनका कनेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती है। ये बात लेकिन नहीं सवाल आएगा। वैसे लोगों के लिए आंचल योजना आपका जो है शिक्षा के संदर्भ में, यह एक और भ्रष्टाचार के केंद्रीयकृत, जैसे आपको बताया ना कि विद्यालयों के विकास मरम्मति के नाम पर केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार, योजनाओं के स्तर पर भी यह एक केंद्रीयकृत चुनावी कार्यक्रम है। हमको इससे ज़्यादा कोई अगर है तो बता दें, अगर कोई उसकी पहले उनकी उपलब्धि होगी, उपलब्धि जो होगी कभी कभी गांधी मैदान में ही दिखावेगा, वही सिलेक्टेड लोग हैं जिनको पैसवा देता है, जो बेचारा क्या कहेगा। उसी से आप जाइए ना, जैसे मीटिंग आप जाते हैं, आप लोग तो मीटिंग में जब जाते हैं तो जनता किसी के मीटिंग में चली जाती है, बेचारी जनता 100 50 500 रुपया पर के किसको ठग रहा है। अरे भाई तुमको 500 रुपया दे दिया तो तुम्हारा हो जाएगा। वो तो इसलिए तुम्हारा है कि जब तक कोई सही बात उसको जा कर के बात करने वाला और उसके साथ खड़ा रहने वाला नहीं है, इसलिए वो चला भी जाता है और 500 रुपया 1000 रुपया में इधर उधर। तो लेकिन यह एक नया माहौल बनाने का एक साधन और कार्यक्रम है। इससे इतर हमारे जैसे आदमी उसको न पहले कभी समझे थे न आज समझे हैं, लेकिन सफलता तो कुछ टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वह इसलिए कि दूसरे तरफ तो मैदान खाली है ना, चूँकि भी इसी ताक में है। ये जो दूसरा विपक्ष का जो ताकतें हैं, इसी व्यवस्था के अंदर हम कैसे वहाँ पहुँच जाएं कि इस सब के मालिक हम हो जाएं, इसी का ना है जो राजनीति है, जो लोगों के एक नया समाज के निर्माण का सपना। अभी अंबेडकर जी को का 14 को हुआ ना भाई, आप तो देखे होंगे, आप लोग घूमे होंगे कि उसको भी ब्राह्मणवादी फांस में किस तरह से फंसा दिया कि किसी भी आयोजन में नारा खूब लगाता है, शिक्षित बनो। कैसे बनेगा शिक्षित? किसको शिक्षित बनने के लिए कहते हैं? यही ना अक्षर आंचल योजना वाला ना। तो अक्षर आंचल योजना का संबंध अंबेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जय भीम के नारों से भी उसका संबंध है। लेकिन ये लोगों ने कभी योजना बनाई, कभी बोला होगा? आज आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पूछे कि अक्षर आंचल योजना के प्रमुख जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? और ये 14 तारीख को ये कहीं बोला, कोई बात आई प्रकाश में? आज जब यही नहीं आए तब संगठित रहो कहते हैं आगे। आई कह रहा है कि जात पर संगठित हो, दलित में महादलित, महादलित में महादलित कह रहा है कि देखिए वो पासवान। अब पासवान में कह रहा है कि अच्छा हमको तो नहीं दिखा है, आपको दिखा होगा कि जो ब्राह्मणवादी संस्कार चिराग के चेहरे से और उसके हाव भाव से दिखता है, उससे ज़्यादा कोई ब्राह्मणवादी तो हमको कोई बाभन, राजपूत, कायस्थ, जो दूसरे सवर्ण जाति के जो नौजवान हैं, उतना उस तरह का धागा, उस तरह का चंदन टीका, ये सब जो उसके फिजिकल अपीयरेंस से जो झलकता है, वह हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का वही प्रहरी। और उस हमसे अब आके आप अक्षर अंचल योजना पूछते हैं। तो संगठन को तोड़ा, बाबा कहते हैं संगठित रहो, और जब संगठित नहीं रहेगा तब संघर्ष करो। कौन संघर्ष?
जाति और जाति के अंदर का संघर्ष वो कह रहे थे। ये बात भी 14 तारीख को हुई कहीं कि संघर्ष करने के लिए संगठन जरूरी और संगठन के लिए जैविकीय एकजुटता जरूरी, और वह जैविकीय एकजुटता जो है वह शिक्षा से ही मिलेगी, समझ बनेगी। और इसलिए हमको लगता है कि यह आपका सवाल आपने ठीक ही आप हमसे पूछे, लेकिन यह इतना घातक मसला है कि शिक्षा को शैक्षिक संवाद नहीं होने देने का, कि इसी में भ्रष्टाचार फैलना, ये सब हम इसकी चर्चा इसलिए कर दिए कि आप भी हमको उसी घेरा में जो ब्राह्मणिकल फांस है उसी में टिक्का टिप्पणी करके हम भी थोड़ा ज़्यादा भी इसलिए हमको बोलना पड़ा है कि हम उसको से बाहर अपने हैं और बाहर रह जाएं, रहने दीजिए हमको चूँकि उस ये में जाना नहीं है। हम तो अपना जो हमारी दक्षता, क्षमता, सामर्थ्य है, हम उसके अनुसार अपने सक्रिय रहते हैं। यही हमारी अपनी समझ। अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय हैं जो 2 से 3 कमरे में हैं। सर, कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जिनके पास कमरे तो हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं है। लेकिन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी पार्क बनाने का काम कर रही है। अभी नवबारसलीगंज जो ब्लॉक मुख्यालय है नवादा ज़िला का, उसी ब्लॉक में एक पंचायत है, एक गांव है सौरचंडीपुर। वहाँ देखा मैंने कि अभी मैं प्रवास में था वहाँ लगभग 10 दिनों तक, तो देखा कि वहाँ विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, 5वीं कक्षा तक कमरे भी हैं, उसी में आंगनबाड़ी भी है, लेकिन उसके बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है। लेकिन उस गांव का जो मुखिया है वह सरकार द्वारा आवंटित पैसों का बहुत बड़ा, लगभग 1 एकड़ कह सकते हैं, 1 एकड़ ज़मीन में पार्क बना रहा है, जिम करने का सामान लगा रहा है, लेकिन विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था की कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगत नहीं, कोई सोच नहीं है। उसी तरह से पटना कंकड़बाग की बात आप कर रहे थे, तो हनुमान नगर एक जगह है कंकड़बाग के ही इलाके में। हनुमान नगर में ये बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोग बहुत जुलूस निकाले, रैलियां किए, जन्मोत्सव मनाया, लेकिन उन्हीं अंबेडकर के कॉलोनी में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जो जब से मैं पटना में घूमने लायक हुआ, यूँ कहें कि 94-95 से मैं उस विद्यालय को देख रहा हूँ, क्योंकि पहले वहीं गाड़ियाँ चढ़ने के लिए जाना पड़ता था गांव जाने के लिए। तो वही 2 कमरे उस दिन भी थे और आज भी हैं। और उसके उल्टा साइड में एक मोहल्ला है MIG या कुछ, वहाँ पे बड़ा सा एक पार्क बन गया है। विद्यालय में कमरे नहीं, विद्यालय में जब कमरे नहीं तो खेलने के लिए मैदान नहीं, लेकिन सरकार किसी बड़े नेता के नाम पर या किसी बड़े नेता की पत्नी के नाम पर एक पार्क डेवलप कर रहा है। और उस पार्क से कितना लाभ है, उसके बाद उस पार्क में अंदर जाने के लिए पैसे लगा, टिकट लगने लगे। तो सर, क्या इस तरह की जो व्यवस्था है शिक्षा में जो व्यवस्था है इस तरह की कि विद्यालय में खेल के मैदान नहीं या खेल के सामान नहीं और बाहरी लोगों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं, क्या इससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो कल देश के भविष्य हैं, जो देश के कर्णधार हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा? तो आप जो बात अभी जिन दृष्टांत को जो हमारे सामने आपने रखा है, हम उसको भी बहुत, जो हनुमान नगर वह 2 कमरा नहीं है, 1 कमरा तो सारा को घेरा हुआ है। एक ही कमरा में वो 5 क्लास वहाँ आज भी चल रहा है, वहाँ 5 शिक्षक हैं
और मध्याह्न भोजन भी चलता है। हम गए थे, चूँकि जो हम बताए आपको तजुब तो आज हमको इस बात की हुई कि जब हम विद्यालय में अभी 10 दिन पहले हम वहाँ गए हुए थे, वहाँ के शिक्षकों ने का कहना था कि सर ये विद्यालय जो है से वार्ड नंबर 45 में आता है, लेकिन वो जो बहुत अच्छे आदमी हैं हमारे वार्ड काउंसिलर 45 के जो हैं, बहुत सचमुच में बहुत शरीफ आदमी हैं से, लेकिन वो कम आते हैं, नहीं ही आते हैं। वार्ड नंबर 44 के जो काउंसिलर हैं वो आते हैं, कभी कभी कुछ फंक्शंस में आते हैं। आज जब हम 45 के काउंसिलर से जब हमारी सुबह सुबह बात हो रही थी, तब हम उनसे पूछे, तब कहे कि जी ना हमारे वार्ड में जी ना है 44 में है। और उस वार्ड बात आप जा कर के फिर से एक बार नहीं हो तो आप स्नैप करके उसको चलाइए कि वहाँ उस एक कमरे का जो विद्यालय है उसके आगे अब तो भरा गया है, पहले थोड़ा खाली था, वो नीचा था, वो आगे, और उसका स्कूल का भवन वो ऊंचा दिखता था प्लिंथ उसमें, लेकिन अभी भी उसी रूप में है। वहाँ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छोटी मूर्ति बनी हुई है, और उस मूर्ति का लोकार्पण तत्कालीन हमारे जो मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद जी थे वो उन्होंने किया था। अब उसका वो पट लगा हुआ है। अब उस समय का विद्यालय, एक कमरे में 5 शिक्षक आज भी चल रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि बगल में सर रोड के इस जो एक रोड है जिससे आप जो चर्चा कर रहे थे कि हम नवादा जाने के लिए, अपना घर जाने के लिए बस पकड़ने जाते थे, तो जिस रोड से आप जाते हैं रोड के एक किनारे में यह विद्यालय की हालत है, और दूसरे तरफ एक छोटा एक जो आवासीय ये है उसके बगल में एक पार्क है, और वह पार्क का नाम सुनते हैं, वो है किस नाम से रजिस्टर्ड में नहीं, लेकिन मांझी पार्क हम लोग सुनते हैं। मांझी पार्क मतलब जीतन राम मांझी जी का वहीं आवास माने वो था, अभी है कि नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जब हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने वही किया, तो पार्क तो बनाया, और पार्क में कितने मांझी लोग और या दलित, उपेक्षित, वंचित परिवार के लोग जाते हैं और बच्चे जाते हैं, यह भी आप देख लीजिए कि वहाँ व्यायाम। हम एक दिन इसी क्रम में जब वहाँ गए थे, तो उस दिन पार्क में हम कभी नहीं गए थे, तो वहाँ पार्क में योगासन का प्रशिक्षण भी होता है। तो वही जो भूखा नंगा आदमी है वो योगा का प्रशिक्षण लेता होगा, हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि हम सब चूँकि अध्ययन और सर्वे नहीं किए हैं, तो जो भूखा नंगा है उसका योगा का प्रशिक्षण का मेला वहाँ लगता है और कार्यक्रम अभ्यास चलता है। तो जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री हुए, जो इस राज्य के सबसे दलित, उपेक्षित और कोई भी शब्द उनके साथ उस जाति के का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जब मुख्यमंत्री हुए तो वो पार्क कितना सुंदर बना है। और यहाँ जिसका एक मुख्यमंत्री जहाँ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण करते हैं, वह एक कमरे में आज भी चलता है। एक कमरा कहिए, दूसरा कमरा जो है वो सारा हम देखे हुए हैं, उसको अभी घेर करके शिक्षक लोग, चूँकि उनको तो नौकरी करनी है, अब शिक्षकों की तैयारी का जो कार्यक्रम है, शैक्षिक जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षकों की तैयारी के कार्यक्रम को इस तरह से उसकी संरचना उसको बनाया है कि जो इस ट्रेनिंग में आवेगा उसके अंदर शिक्षक होने का जो भाव है, जो चेतना है, जो संवेदना है, वह नहीं बने। उसको सरकारी नौकरी करने का, केवल किसी तरह से हम सरकारी नौकरी करते हैं, शादी ब्याह में बच्चों के अपने स्थिति के सुधार में का वो सहारा बन गया। शिक्षा से के प्रति जो शिक्षण प्रशिक्षण की तैयारी का जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है, वह इस तरह का मॉड्यूल बनाया है, इस तरह का मॉडल बनाया है सरकार ने। वह कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वह राज्य की सरकार हो और या केंद्र की सरकार, उसके द्वारा इस तरह का मॉडल बनाया गया कि उससे जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसके अंदर एक बेहतर शिक्षक होने की भूख नहीं जगेगी। और जब वह शिक्षक होने की भूख ही नहीं जगेगी तो उस शिक्षा के बारे में सोचेगा कैसे कि हम कैसे हमारे स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बेहतर हो। वह किसी तरह से अपना नौकरी का समय पार करने का
काम केवल करता है। तो एक तो ये आप जो है इसको आप देख लीजिएगा और थोड़ा और लोगों को बताइए कि ये पटना शहर के अंदर, मुख्य शहर के अंदर स्थितियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ें इसी तरह के आप कहें कि नेताओं के नाम से पार्क बन रहे हैं, हम माने स्वर्गीय वो हैं, उनके प्रति श्रद्धा और स्नेह है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी की जो पत्नी थी उनके नाम से 44 में पार्क है और 44 वार्ड नंबर 44, हाँ वार्ड नंबर 44 में एक पार्क है और वार्ड नंबर 44 में एक 2 कमरे का जो विद्यालय चलता था उसमें अभी आप देखिएगा कि वह उसका 1 कमरा 2 कमरा और ऊपर में बना है। उसमें एक में खाना वाना बनता है, उसमें भी 5 क्लास चलते हैं और 3 ही लेकिन टीचर, वहाँ 5 शिक्षक। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ अभी कि वहाँ 3 शिक्षक और वहाँ के जब शिक्षक से हम पूछे तो वो डरा हुआ, सहमा हुआ। हम कहे कि कुछ आपको और कोई दिक्कत कुछ है? सर से मैंने जीना मैंने सब ठीक है जी। हम कहे कि सही आगे में बहुत कूड़ा उड़ा जी मैंने हाँ मैंने सर जो है सर। तो वहाँ पार्क रोड जो चिनियाटा पुल है उसके उस तरफ जो है पार्क में खूब अच्छे लोग को घूमने उमने के लिए मॉर्निंग वॉक उनका चूँकि ब्लड प्रेशर ठीक करना या बैठे रहने से जो शारीरिक अंगों की जो क्षमताएं हैं उसको एक्टिवेट करना वो ज़रूरी हो गया है। वो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और वही लोग उनके व्यवहार से, इस व्यवहार से दूसरे जो गरीब हैं उसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियां बच्चों में और नौजवानों में विकसित होगी? अगर पढ़ेगा नहीं सही ढंग से तब और कहेगा कि यह जैसे लंपट हो गया, यह चैन छीनता है, यह पाकिटमारी करता है। अरे तुम सोच लो कि तुम अगर यह 2 तरह के समाज बनाओगे, तुम्हारे नीतियों के कारण होगा। एक को तुम मजबूर कर रहे हो जीवन जीने के लिए, यह सब अमानवीय काम करने के लिए। जब वह अमानवीय काम करने वाला नौजवान भी तैयार रहेगा एक सटे हुए तुम्हारे मोहल्ले में, तो दूसरे तरफ कितना भी बेहतर पार्क तुम बना लो, कुछ दिखाने के लिए कागज़ में उसको प्रस्तुत करने के लिए वह गहना ऑर्नामेंटल हो सकता है। तो वह स्कूल के आगे कूड़ा, उसके रख रखाव की चिंता, और यह सवाल नहीं बनता है। शिक्षक भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो आप यह अभी तो हम शहर में करें, गांवों के अंदर जो विद्यालयों का विलोपन हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, इस पर डिटेल्स आप कभी बात कीजिएगा तो हम बताएंगे कि किस तरह से असंतुलन पैदा हो रहा है। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था जो आज़ाद भारत में जो चीज़ें बनी थी और विस्तार जिसका हुआ था, उसमें किस तरह से शिक्षकों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, उसकी संरचना को किस तरह तेज़ी से काटा जा रहा है और लोगों को ध्यान भटकाने के लिए पुल पुलिया पार्क देखिए कुछ मन बदल गया जी। पटना वो पहले वाला नहीं है, पटना में बहुत। और इस तरह के बुद्धिजीवी हमको, कल हमारे एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ वो बैठकी में ज़्यादा वकील लोग रहते हैं। एक वकील जो है से को इतनी माने अब क्या कहें बौद्धिक उसके ये का कि जब तक कुछ काम ना हो ले, प्रायः जो ऐसे लोग कहता है वो पहले 4 घंटा लगता था। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कि नवादा से पटना आने में 4 घंटा, अब तो 2 घंटा में, 1.5 घंटा में न चलाते हैं। काम ना हुआ है, हम कह से बहुत काम हुआ है कि चूँकि अब नवादा में जो बीमार पड़ेगा उसको जल्दी लाओ, उसको कस्टमर है। वो पटना में जो बड़ा अस्पताल खुला है उसका उपभोक्ता कौन है? क्लाइंट है। वो वकील साहब का क्लाइंट, डॉक्टर साहब का क्लाइंट, बड़ा जो दुकान खुला है उसका क्लाइंट, बड़ा स्कूल जो खुला है और खुलता है उसका क्लाइंट, उसको जल्दी से आने जाने। हम पूछते हैं कि जो सामान्य आदमी है वो 3 घंटा में पहुंचता था, लेकिन उस समय उसके जो दैनिक जो ज़रूरत की जो चीज़ें थीं वह उसमें कम खर्च होता था। आज जब वह कोई आता है दूर से कम समय में,
आप एगो तर्क दे, वो बच जाता है। अरे बचेगा कैसे? बचेगा वो जिसको साधन संपन्न वहाँ का है। वहाँ का जो गरीब आता है, वो गरीब आने के बाद भी अगर आ जाएगा भी, एक तो कि आता ही नहीं, अगर आ भी गया गरीब, तब वह कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, ये भी वो नहीं जानता है। वो जाएगा भी तो जितना अपना बेचारा व्यवस्था करके लाया है वो सबको लुटा जाता है। या तब फिर हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उसको अगर मान लीजिए कि अगर कोई रोगी आया और यहाँ किसी अस्पताल में 1.5 घंटा में भर्ती हो गया, तब अगले दिन वो फिर आता है कि जी हमर बाबू, हमर मैया, हमर दुल्हन, हमर भाई, हमर बाबूजी का देहावसान हो गया, से अब छोड़ते जी न है अस्पतालिया वाला से तो नहीं छोड़वा देती है। हाँ, यो जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी है कि 2 घंटा और 1.5 घंटा का जो पंवड़ियापन करता है, प्रचार करता है, कुप्रचार विकास का, आपको ये सारे सवाल भी हैं जिसके अंदर ये समझने की जो क्षमता और जो एक संस्कृति है, एक जो नहीं विकसित हो रही है, नहीं बन रही है। इसलिए एक ही माहौल है और उस माहौल को बनाए रखने के लिए आपका जो पहला जो शिक्षा आंचल योजना है, इन माहौल को बनाए रखने का वो सब साधन है। सर, आपको बेहतर याद होगा, कम उम्र वाले युवाओं को तो पता नहीं उसके बारे में ज्ञान है कि नहीं, लेकिन पटना नगर निगम कभी पटना कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था। और मछुआ टोली एक मोहल्ला है पटना शहर के बीचों बीच कह सकते हैं, और वहाँ कॉरपोरेशन का एक कार्यालय हुआ करता था, और कॉरपोरेशन कैंपस में ही एक विद्यालय भी चला करता था। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि हमारे पिताजी भी पटना कॉरपोरेशन में कर्मचारी थे, बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उनके माध्यम से जो जानकारियाँ मिली है कि पटना कॉरपोरेशन कभी शिक्षा की व्यवस्था में अहम भूमिका निर्वहन करती थी। वो जो मछुआ टोली का जो प्राथमिक विद्यालय था वो पता नहीं कहाँ है। उसके बाद सर, ये आपको कांग्रेस मैदान के नाम से एक जगह है कदम कुआं में, वहाँ पर भी एक विद्यालय बापू स्मारक विद्यालय के नाम से चला करता था। वो वहाँ से उठ करके नाला रोड मलिन बस्ती के पास चला गया। फिर इस तरह के कई विद्यालय हैं जो खास करके पटना कॉरपोरेशन में हुआ करता था, वो तो पता नहीं कहीं दिखता नहीं। और हमें एक साक्षात्कार किया था डॉक्टर अनिल कुमार राय का, जो शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए आशा नाम की कोई संस्था है, उसके वो सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़े के अनुरूप बिहार में लगभग 28,000 विद्यालय को या तो बंद कर दिया गया या किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। सर, प्राथमिक विद्यालय जो छोटे छोटे बच्चों के लिए था, पहला से लेकर 5वां कक्षा तक पढ़ने का, वह विद्यालय जब बंद हो गए या कहीं और चले गए, वहाँ के उस गांव के, उस मोहल्ले के ऐसे बच्चों पर जो शिक्षा के अधिकार का जो हनन हुआ है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? ये तो सबसे पहले आप चूँकि नगर निगम के जो कैंपस जो विद्यालय था उसकी जो चर्चा की है, इसलिए हमको एक छोटी घटना याद आ गई कि उस विद्यालय में वो शिक्षक संघ का एक कार्यालय था। उसके ऊपर में हमको एक ब्रह्मदेव नारायण नाम से एक शिक्षक हुआ करते थे पटना, और वो नेता थे, बहुत संघर्षशील और लड़ाकू वो किस्म के वो व्यक्ति थे। स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबू सिटी के रहने वाले थे। वो आज नहीं हैं। हमको जब उनसे बात करने के लिए, शिक्षाई बातचीत करने के लिए हम जाते थे, तो वो बताया कि हम उनसे पूछे कि सर, ये अभी जो लगता है आपको कि जो सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था और स्कूल के जो ये है, उसमें
ह्रास की प्रक्रिया शुरू हो गई है? अगर हुई है तो उसके कारण क्या हैं, क्यों हो रहा है, क्या इसमें सुधार संभव है? वो बताते हैं हमको कि हम देखिए, हम पहले वहाँ जो गर्दनी बाग विद्यालय में हम थे और वहाँ हम प्रधानाध्यापक थे। वहाँ उस समय कमिश्नर के भी बच्चा, कलेक्टर के भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आते थे और हमारे पास इतनी पैरवी होती थी, हमको इसीलिए वहाँ पदस्थापित हुआ था कि शिक्षा विभाग के लोगों की यह समझ थी कि यही एक शिक्षक है जिसके सामने मस्तिष्क में कोई बड़ा और छोटा नहीं आता। हम जो बच्चों के नामांकन के लिए जो एक तय कर लेते थे नियम कानून, हम उसी को फॉलो करते थे और हमको गर्व होता था कि अफसर के बच्चों को भी हम लौटाते थे कि हमारे यहाँ अब जगह नहीं। वह जब हम याद करते, हम इसलिए इस छोटी सी घटना आपको कह रहे हैं ब्रह्मदेव नारायण की, और बाद में आप बता ही रहे हैं, फिर डॉक्टर अनिल राय के बारे में आप दे ही रहे हैं कि वो लगातार काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। हम लोग भी कभी कभी मिलते हैं और बातचीत भी करते हैं साथ, वो भी हमको साथ देते हैं, हम भी उनके साथ कभी कभी रहते हैं मीटिंगों में, कार्यक्रमों में, तो हम उससे सहमत। लेकिन आज फिर एक बार पुनः जो ब्रह्मदेव नारायण की जो बातें हैं, उसको जब हम उसको गहराई से गौर गंभीरता से देखते हैं, हमको लगता है कि अब एकमात्र वह उपाय बचा है। वह एकमात्र उपाय इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको अभी आज मैंने कल हमको बातचीत है एक बच्ची से, जो उसका कहना था कि आकाश नाम की एक कोचिंग संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और बहुत स्थापित संस्था है। वहाँ के उसका कहना था कि जो शिक्षक हैं वो बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी भाषा के स्तर पर वो लोग कमज़ोर हैं। अब 10वीं की बच्ची कह रही है, जो उसको पढ़ा रहे हैं लोग उनके बारे में कि उनकी भाषा जब हम कह रहे हैं तो अंग्रेजी, चूँकि अब तो अंग्रेजी दान है, अब तो वह भी पैरामीटर्स तय हो गया है, और अंग्रेजी की जो भाषा है उसकी कुशलता कितनी है उस पर वह सवाल खड़ा कर रही है। तब यह हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अभी भी यह सारे जो गिरावट हुए हैं, आए हैं, ह्रास हुआ है, वह नीतिगत कारणों से हुआ है। जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, सार्वजनिक शिक्षा की, सार्वजनिक व्यवस्था शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें जो क्षरण हुआ है, उसके कारण निजी क्षेत्र में भी की जो व्यवस्था है वह भी अब उसका मानक नीचे गिरा है। हम लोग पूछते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था चौपट भाड़ में जाए, हम अपने बच्चों को जो सक्षम लोग हैं सरकारी में पढ़ा ले, निजी में पढ़ा लेंगे, लेकिन उसके जो असर हैं, उसके असर जब हम वो मानक संस्था के कह रहे हैं, और दूसरी जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े कैंपस वाले विद्यालय खुले हैं, उनका तो अब हाल मत कहिए कि वहाँ के गणित के शिक्षक को गणित की कितनी समझ है, भाषा विज्ञान की कितनी समझ है, समाज विज्ञान क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान क्या समझते हैं, वो तो अलग मामला है। क्योंकि पूरी तरह से शिक्षाई जो व्यवस्था है वह उसकी बदहाली क्या वर्णन अभी तुरंत नहीं किया जा सकता एक एक चीज़ों पर, लेकिन वह संभव है। और उस संभावना के लिए आपको फिर एक बार शिक्षा की जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसकी नीतियों और कार्यक्रम के, चूँकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या वहीं तय होगा और उसी के अनुरूप पूरे देश और राज्य में चलेगा, यह चिंता का विषय किसी राजनीतिक दल को नहीं है, चाहे वह सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग, इसकी चर्चा वो कभी नहीं करता है। हम तो ये नहीं उजानता है कि शिक्षा नीति व कार्यक्रम और कुछ योजनाएं जो चलती हैं उसमें अंतर नहीं करता है, और नहीं करता है इसलिए वो मांग पत्र देता है। जो छात्र संगठन है वो फीस बढ़ोतरी, फीस घटाओ फीस बढ़ाओ, सरकार की फीस बढ़ाओ, छात्र कहेगा फीस घटाओ,
विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अंदर के जो पुस्तकालय हैं उनके अंदर पढ़ने लिखने की जो माहौल है, वातावरण है, वह कैसे रुचिकर हो, बच्चों को आकर्षित करे, इसकी चर्चा नहीं, उसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलेगा। लेकिन कितना घंटा खुलो, यह एक सवाल है। फीस भी कम होना चाहिए, तभी जो समाज के जो गरीब लोग हैं, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, उनकी पहुंच कायम होगी। लाइब्रेरी भी हमेशा खुले, इसलिए गरीब और उपेक्षित जो बच्चे हैं वह अधिक समय लाइब्रेरी में बैठ कर के, पुस्तकों के अभाव में, सब बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो उनके घर में पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सकता, वह उसकी पूर्ति लाइब्रेरी में बैठ के कर सकता है। इसलिए उसके जो आवर हैं खुलने के, चलने के जो तौर तरीके हैं, वह सवाल है, लेकिन केवल वह सवाल पर्याप्त नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इस बात की चिंता बिहार और पटना के जो शिक्षाविद, शिक्षा शास्त्री और राजनीतिक दल के लोग हैं, यह इनके फिक्र का विषय नहीं। सर, जब हम लोग विद्यालय से महाविद्यालय में गए और महाविद्यालय की जब शिक्षा पूर्ण हो गई, वहाँ से जब महाविद्यालय छोड़ने की बात हुई, तो कॉलेज महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देती थी, आज भी देने की व्यवस्था है। एक विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बिहार, मुजफ्फरपुर में एक विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, जो पहले बिहार विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। उस विश्वविद्यालय के संबद्ध जो महाविद्यालय हैं, आज महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने के नाम पर मिनिमम 1000 रुपया ले रहे हैं, और कोर्स पूरा हुए, फाइनल एग्ज़ाम दिए हुए 2 साल हो गए, अभी तक महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को नहीं मिला। ये तो सर महाविद्यालयों के कारगुजारी हैं। पर जिस समय, मतलब अभी के पहले की बात, जिस समय हम लोग छात्र थे, उस समय जो सर्टिफिकेट मिलते थे कॉलेज के द्वारा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वह विश्वविद्यालय कॉलेज को भेज देता था और कॉलेज से बच्चे अपना ये कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन आज उसी विश्वविद्यालय के बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अगर माइग्रेशन कोई सर्टिफिकेट है वो लेना है, तो उसके लिए कॉलेज माध्यम नहीं है। पहले अगर कोई प्रमाण पत्र लेना होता था विश्वविद्यालय से, तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं वहाँ के प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से अभी प्रमाणित करवाना पड़ता था, तब जा कर के विश्वविद्यालय देता था। लेकिन अब क्या व्यवस्था किया है, ऑनलाइन। अगर आपको माइग्रेशन चाहिए तो ये ऑनलाइन कीजिए, प्रोविजनल चाहिए ऑनलाइन कीजिए। इस तरह की सर जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, इससे शिक्षा के बेहतरी में क्या लाभ होंगे? ये श्यामल जी, एक तो कि बहुत कम समय है, और ऐसी बात आप सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं कि वह केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ही सवाल नहीं, तो एक सर उदाहरण, वह एक उदाहरण, माने आप देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी जिसकी क्षमता, जो संरचनात्मक क्षमता बहुत सीमित है, बहुत कम महाविद्यालय हैं, और कम महाविद्यालय कम है तो टोटलिटी में बच्चे भी कम हैं। वहाँ साइंस कॉलेज का एक हमारे मित्र का पोता, हमारा भी पोता है, वहाँ एमएससी किया, वो बीएससी ऑनर्स किया मैथमेटिक्स में, और वह उसको एमएससी में एनआईटी में हो गया, साउथ में, जो देश का एक अच्छा सम्मानित। वहाँ उसको वही जो आप कह रहे थे माइग्रेशन का जो मामला था, सर्टिफिकेट वहाँ उसका ओरिजिनल जमा करने का था, वो हमको बेचारे 2 बार कहे कि आप तो जाते उगते हैं, आपके लोग परिचित उर्चित हैं, से देखिए ना, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। हम एक बार गए भी, और जो लोग थे हैं बहुत टीचर लोग जो परिचित हैं,
क्लर्कियल ये में हमको नहीं है, लेकिन जो कॉलेज में प्रतिष्ठित सब लोग टीचर हैं, कई हमारे शुभचिंतक हैं, तो हम बताए भी, हम लोग हमको कह गए एक महीना में हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए ना उसका। फिर हम 1 महीना नहीं 2 महीना के बाद हम पूछे कि क्या जिसे माने उसका हो गया, मिल गया, तो जी ना, हम केवल उस जो आपका जो दृष्टांत उदाहरण था कि यह एक सामान्य घटना है, और यह अब तो लगता है कि बातचीत भी करने में हम लोगों को लगता है कि समय ऊर्जा का भी जया होगा, बर्बादी होगी, जबकि यह सब बच्चों को बेहतर बच्चे जो करते हैं या कहीं अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल जो दूसरे एक विद्यालय या विश्वविद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं, तो उनका एक प्रशासकीय भी वह एक शर्त है जो होना भी चाहिए। अराजकता अव्यवस्था जो शिक्षाई है हो सकती है, उसके नियंत्रण का वो सारे नियामक हैं। नियामक माने नियमन के, विश्वविद्यालयों के शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के जो नियमन हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, ये सब होना चाहिए। अब लेकिन इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के नाम पर ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन तो पढ़ाइयो ना हो गई है, ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन मीटिंग्स, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। हमको लगता है कि हमारे जैसा आदमी, हम तो बहुत मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हैं, और हम ऑर्गेनिक जो मनुष्य है और मनुष्य के अंदर जो नैसर्गिक जो गुण हैं, क्षमताएं, उसको हम ऑर्गेनिक तत्व के रूप में कहते हैं कि वह हमेशा विद्यमान होता है। वह उसकी समृद्धि और विस्तार हम करते हैं। पढ़ाई लिखाई की जो पद्धति है, जो क्रियाकलाप है, हम उसको नॉरिशिंग करते हैं, उसका पोषण करते हैं। और वह पोषण के कैसे करेंगे, वह जो पोषण के जो तौर तरीके शिक्षा में हैं, उसको वह पूरी तरह से ऑनलाइन की जो पद्धति है, डिजिटलाइजेशन की जो पद्धति है, वह उसको काटता है। वह उसको बच्चे को, शिक्षक को सोचने के लिए जो संदर्भ है खास, वह रोकता है। हमको तो अब एक दिन बात माने ये हो रही थी, और हमको जान करके आश्चर्य हुआ कि ये बहुत आप विकास पूछ रहे हैं, हमको तत्काल एकदम उसको मगही में एक शब्द है टह, तो टह एक उदाहरण आ गया कि पहले जो GPT करके एक ऐप आया है, अभी बहुत पॉपुलर है, और GPT जो ऐप आया है उसका उपयोग जो डिजिटलाइजेशन का, वह अब तो उससे आगे बढ़ गया GPT से, तो लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी और जो सुधार व्यवस्था में करने का है, तो परीक्षा में तो वो बहुत सरल और सहज हो गया बच्चों को चोरी करने का साधन। पहले तो किताब ये सब ले जाना पड़ता था, अब तो बच्चे की इच्छा के अनुकूल प्रश्नावली के प्रारूप के दायरे में GPT से वह आंसर खोजता, निकाल लेता है तुरंत अपने बैठे बैठे और उतार देता है, और विकास हो गया। ट्रांसपेरेंसी भी है भाई, कुछ किताब कलम कॉपी नहीं किताब उताब नहीं लेके जाना है, कोई किताब कॉपी लेके नहीं जाएगा। अरे भाई खाली जैसे मोबाइल लेके जाना है, तो आप तो विकास कह ही रहे हैं। पहले तो उसने सोचने का जो काम है उसको वो बंद कर दिया, खारिज कर दिया पूरी तरह से, कि अब न शिक्षक को अपने जो पढ़ता है उसके संदर्भ में, जो पढ़ाता है उसके संदर्भ में पढ़ने की ज़रूरत है, और बच्चों को भी के अंदर जो सीखने की मनोवृत्ति और प्रवृत्तियाँ जो विद्यमान रहती है नैसर्गिक तौर पर। यह जो मिथक गढ़ा है कि से ब्राह्मण का बेटा तेज और भांगी का बेटा भोंदा, यह मिथक को जो तोड़ने का जो साधन था उसको भी छीन लिया, उसका अपहरण कर लिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और हम शिक्षा में सुधार और बदलाव की बात करते हैं, और भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, फुले के ये सारे दुश्मन हैं, और ऐसे यंत्रों और स्थितियों के माध्यम से
अब हम एक तार्किक इंसान बनाने का, तार्किक इंसान जब हम कहते हैं तो वैसा बच्चा जिसके अंदर उचित अनुचित सही गलत का बोध पढ़ते पढ़ते हो जाए, वह सोचने और समझने लगे, वह अपने परिवार के अंदर परिवार के बाहर वह तर्कसंगत व्यवहार करे, वह काम करे अपनी स्थितियों के अनुसार। ऐसा अब बच्चा के निर्माण की प्रक्रिया ही बंद हो गई, बंद होती जा रही है। और उसका जो भय है कि समाज में और अराजकता बढ़ सकता है। अब साइबर क्राइम, अभी मोबाइल पर रोज़ जो खोलते ही क्या क्या प्रचार करता है, देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है और चिंतित भी है। चोरवा को दरवाज़ा भी खोल दिया चारों तरफ से, उसकी व्यवस्था भी कह ले कि अब तुम एक अच्छा इंसान नहीं बनो, अब तुम ऐसा इंसान बनो कि जब हम कभी कुछ आह्वान करें तो तुम अपने बलि पर चढ़ा दो, तुम हमारे पीछे चलो, तुम 500 रुपये पर हमारे दे दें तो हम जहाँ कहें वहाँ चलो। अब यह इंसान अगर वह सही गलत सोचेगा तो यह काम नहीं करेगा। वह क्या सही है क्या गलत है जैसे ही आदमी सोचने लगेगा, तब चीज़ें जो आज भयावह स्थिति है, जो हिंसा और तनावपूर्ण समाज में स्थिति बनी हुई है, असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है, इन सारे चीज़ों को और यह सब जो चीज़ें हैं वह प्रोत्साहित कर रहा है, उसको समृद्ध कर रहा है। इसलिए हमारे जैसे आदमी को है कि आपका जो सवाल है, हमको लगता है कि इसका मुखालफत, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं कि शिक्षाई कामों में आईटी का इस्तेमाल बहुत सीमित होनी चाहिए। उसका सीमांकन, लेकिन सीमांकन कैसे होगा? सीमांकन के लिए जो शिक्षा नीति और कार्यक्रम है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। और यह काम हम सबको, आपको लोगों को भी संयुक्त रूप से हस्तक्षेप के लिए कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। और कार्य योजना संभव है वह प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय और शोध जो संस्थान हैं, इन सबको एक साथ मिल करके, अलग अलग नहीं। अभी जो हो रहा है वो बरिए हो रहा है कि प्राथमिक पर अलग काम करते हैं, ये माध्यमिक पर करते हैं, ये उच्च शिक्षा पर करते हैं, ये शोध संस्थान के हैं, और उसमें भी फिर विषयवार, और विषयवार में भी अब एक्सपर्ट अलग अलग हो गए। तो यह जो खंडित जो प्रयास और काम है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको समेकित करने की, समन्वित करने की ज़रूरत है। और रचनात्मक ढंग दीजिएगा, और दिया जा सकता है प्राथमिक गांव से लेकर के शहर का। और यह मामला अलग अलग गांव और शहर का नहीं है, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों का नहीं है, सब को समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं और वह मुसीबत और परेशानी झेल रहे हैं। केवल किसके पास कहें, कौन इसको आगे पेशकश लेगा, कैसे लेगा, ये चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं। आपको ये सारे जो सवाल इसलिए दिमाग में आ रहा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल है। कल हम पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के जो वार्ड पार्षद हैं श्वेता रंजन जी, उनसे बात कर रहे थे विकास को लेकर के। उनके ही क्षेत्र में नहीं, लगभग पूरे बिहार की स्थिति है कमोबेश कि जो सरकार की एक जो बच्चे विद्यालय जाने की स्थिति में नहीं हैं, यानी जो प्रथम कक्षा में नामांकन कराने वाले नहीं हैं, उनको आंगनबाड़ी में, यानी 3 साल से 5 साल या 6 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में जो रखने की व्यवस्था की गई है, उस आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन नहीं, व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई सामुदायिक भवन में चल रहा है तो कोई किसी प्राइवेट मकान में चल रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार या पटना नगर निगम प्रशासन सामुदायिक भवन जो बना रहा है 2 या 3 फ्लोर का, वो फुल्ली सेंट्रलाइज एसी, यानी पूरे वातानुकूलित होगा और सामुदायिक भवन। कहीं बना भी है पटना में? नहीं, अभी वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ बनने वाला, हाँ, फंड भी शायद आ गए हैं कई करोड़ रुपए का। तो सर,
जो मूलभूत शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा की ज़रूरत है, साक्षर होने की आवश्यकता है बच्चों को, और आंगनबाड़ी खास करके उन लोगों के लिए आया जिसके लिए हमारी सरकार पिछले 75-80 सालों से चिंतित है। हर सरकार के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि हम समाज के आखिरी झोपड़ी में भी दीपक जलाना चाहते हैं। किस तरह का दीपक? शिक्षा का दीपक। और वह दीपक जलाने के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई। उस आंगनबाड़ी को नाले के ऊपर बने सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा, जहाँ से आंगनबाड़ी सेविका कहती हैं कि यहाँ बदबू देता है, इसलिए मैं यहाँ कार्यालय नहीं, आंगनबाड़ी संचालन नहीं करूँगी। और दूसरे तरफ आंगनबाड़ी को जगह या मकान नहीं दे करके सामुदायिक भवन जो बनते हैं वो वातानुकूलित बनते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है, सरकार के जो रहनुमा हैं उनके जो सोच हैं, इससे शिक्षा का जो प्रभाव है या शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर जो असर पड़ेंगे, और जो हमारे दलित, महादलित, वंचित जो लोग हैं, यानी जो शिक्षा से दूर हैं, उनको शिक्षा देने की जो कवायद है वो कैसे पूरी होगी? ये एक तो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखेंगे कि इसे जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी का काम है वैसे उपेक्षित वंचित परिवार जो शिक्षा से रह गए हैं उनके घर के बच्चे, और थोड़ा जिन उससे थोड़ी जो बेहतर जिसकी स्थिति है, उनको अस्थायी विकास जो शिक्षा की संरचना है, व्यवस्था है, उससे जोड़ने का वह उसकी की भूमिका बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण। यह केवल लेकिन इतनी ही बात नहीं है। आप देखिएगा कि आप बहुत से लोग बोलते रहते हैं, हम नहीं उन सब चीज़ों को, कि दुनिया के अंदर हंगर इंडेक्स, भूख का एक मानक वो लोग प्रकाशित करते हैं, 150-200 देशों का अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर जो भूख की स्थिति है, तो कुपोषित जो बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे किस परिवार के होते हैं? आप देखिएगा कि वही दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, जो पासमानदा, ये इस परिवार के लोग बच्चे कुपोषित होते हैं। तो कुपोषण से मुक्ति का भी वह केंद्र है, और उनको कुपोषण से मुक्त करना और मुक्ति के साथ विद्यालय प्राथमिक शिक्षा की तैयारी का काम, इतना काम आंगनबाड़ी का है। इसलिए आंगनबाड़ी को, और अभी हम लोग आंगनबाड़ी को क्या कहते हैं, किस रूप में ले रहे हैं? कुछ कमाई का केंद्र के रूप में विकसित किए। वहाँ काम करने वाले, उसके अधिकारी, कर्मचारी, ये सारे लोगों का वह एक अड्डा बना हुआ है। और सरकार, राज्य और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। भ्रष्टाचार की तो बातें मत कीजिए आप, लेकिन आप जो वो मैम कह रही थी उनको तो भी धन्यवाद हम कहते हैं कि कम से कम इतनी चिंता उस व्यक्ति के कि कैसे पूरी जो विकास की अवधारणा है वह दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, पासमानदाओं को धकेल कर अलग कर रहा है। जैसे ही वह कह रही है कि अब सेंट्रलाइज्ड एसी सामुदायिक भवन बनेगा, वह सामुदायिक भवन की जो अवधारणा है उसी को हम कह रहे हैं कि वह पूरी सोच और समझ जो है वह कह रहा है दलितों को, आदिवासियों, पिछड़ों को कि हटो, भागो, तुम गंदा करता है मोहल्ला, तुम्हारे देश से बदबू आती है, भागो। और हम अम्बेडकर जयंती भी 14 तारीख को ब्राह्मणिकल मोड में मनाए हैं। यह तो एक स्थिति है, और इससे को बहुत सहज है। ये जो भ्रष्टाचार मुक्ति की जो बात करते हैं राज्य और केंद्र की सरकार, किसी पटने शहर के, गांव को छोड़ दीजिए, पटने शहर के अंदर के किसी एक वार्ड को में जो आंगनबाड़ी के केंद्र जो स्वीकृत केंद्र हैं, और कितने दिनों से वे स्वीकृत हैं, कितने दिनों से उनका संचालन और प्रबंधन का काम चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है?
आप तो बताइए दे रहे हैं, चूँकि वो चलता होगा तनी मानी कहीं बोर्ड वोर्ड लगल होगा। हमको तो लगता है कि इस बात को कुछ नहीं है। आप पैसा भी लीजिएगा, बोलिए सरकार से, हम तो पैसा नहीं लेंगे। इस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और लोगों का कि एक टीम गठित करें और शहर के अंदर के 5 वार्ड को का अकेंशन करवा दें। जैसे हमारा वार्ड है, इसमें 21 गो शायद है, 21 आंगनबाड़ी केंद्र है। कौन सा वार्ड है? 45 में 21 आंगनबाड़ी। हाँ, वो कहाँ चलता है, कौन चलाता है, कैसे चलता है और उस पर कितने खर्च होते हैं वार्षिक, इसका अकेंशन कौन करता है, उसको भी पकड़ने की ज़रूरत है। जो इसके अकेंशन रिपोर्ट्स जाते हैं उसको भी पकड़ने की ज़रूरत है। और यह कितना महत्वपूर्ण वह कार्यक्रम है। भारत जैसे देश, बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के जो गरीब बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए, उनकी शैक्षिक तैयारी के लिए यह इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ, और कितना खिलवाड़ और नियमित निरंतर हो रहा है। वह आप जो चिंता कर रहे थे शिक्षा आंचल योजना का, अरे वो सब तो ऐसी खोसुआ इस कार्यक्रम के तहत का है। तो हमको लेकिन लगता है कि अगर सही मामले में किसी विपक्ष को भी अगर चिंता है दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों, पासमानदाओं के लिए, तो ये अभी से आपके आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल कर दें कि आंगनबाड़ी पहला काम हम होगा कि इनके बच्चों के भविष्य के निर्माण के दृष्टि से पहला काम करेंगे कि इसका अकेंशन कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। अरे हम पर, आप पर, किसी पर नहीं भरोसा है। सीएजी है ना तुम्हारे यहाँ, वह तो एक नियमित बॉडी है सरकारी। सीएजी को बैठा करके सैंपल सर्वे वो लोग अपना करते हैं, हम लोग नहीं। उनके पास बहुत इफ़ेक्टिव और उस पर हमको पूरा भरोसा है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि उसको और डेमोक्रेटाइज कीजिए। तो सीएजी के माध्यम से इनका पूरा ऑडिट कुछ जो आप कह रहे हैं, और उसके संबंध को भी, केवल कार्यक्रम नहीं, जब हम आंगनबाड़ी के सवाल को करते हैं तो कुछ योजनाओं का अकेंशन नहीं, उसके प्रबंधन संचालन की जो पद्धति है, उसकी जो नीतियां हैं, उसके जो कार्यक्रम हैं, उसको भी कि समुदाय के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा सरोकार है, कितना वह जीवंत है, और वह सरोकार कैसे वह खाओ पियो के गुंजाइश क्रिएट करता है। उस गुंजाइश को कि खाने पीने की गुंजाइश को कैसे अधिक से अधिक सीमित किया जा सकता है, यह अगर सोच विपक्ष के लोगों के अंदर, दूसरे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर, संचार जो मीडिया के लोग हैं उनके स्तर पर यह अगर विमर्श शुरू हो जाए, तो इस पर हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है और इस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका जैसे ही सदुपयोग शुरू हो जाएगा तो लोगों के स्थिति में बदलाव का एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और इसलिए यह एक बड़ा काम। अभी आप अक्षय कुमार जी को सुन रहे थे। अब अक्षय कुमार जी को आप दर्शक इतने बार चर्चा करते हुए देखा सुना कि इनके बारे में परिचय देना उचित नहीं होगा। अभी इन्होंने बिहार के जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा के जो केंद्र हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और महाविद्यालय, इन विद्यालयों की क्या व्यवस्थाएं हैं और सरकार उन व्यवस्थाओं को किस तरह से शोषण दोहन करवा रही है, इन सारी बातों पर आपने इन्हें सुना। और इनकी बातों में जहां आप सहमत हैं तो ठीक ही है, अगर असहमत हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम और इन बातों को धारदार कर आप तक और सरकार तक, जिन विभागों को पहुंचाने की ज़रूरत है वहां तक पहुंचाने का काम करें। और जो
जनता जिनके घर के आसपास इस तरह के कुछ घटनाएं या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं, ताकि उसे भी हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम में आपका सहयोग कर सकें। सर, आपने जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसका। सत्श्यामला के दर्शकों से अब बार बार एक ही बात को आग्रह करना कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो ये अच्छा नहीं लगता और बात भी बड़ी हो जाती है। तो आप लोग सतर्क रहें, देखते रहें और जागरूक बनें। धन्यवाद।